गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हम EL 202 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट का नाम है सर्किट एनालिसिस। इस सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट हम लोग कवर करेंगे। देखिए, सेकंड यूनिट का अभी तक मैंने आप लोगों को एक लेक्चर अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, और 2 लेक्चर पहले से रिकॉर्ड किए हुए अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब पे, जिसके लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। सेकेंड यूनिट से हमारा बेसिक शुरू होता है सर्किट एनालिसिस का, कि जहाँ से आप लोगों को न्यूमेरिकल करना सीखना है कि हम किस तरीके से मैश लगाएंगे और किस तरीके से हम नोडल एनालिसिस का यूज करके किसी भी सर्किट में वोल्टेज या करंट निकालेंगे। ठीक है, तो वो एक कोर है इस सब्जेक्ट का, और वो चीज़ पढ़ने के लिए आप लोगों को KCL और KVL अच्छे से आना चाहिए। उसके साथ साथ ही कुछ सप्लीमेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को जिनकी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को जब आप मैश, नोड या किसी भी सर्किट को सोल्व करो तो वो ईजी हो जाए सोल्व करना। या फिर उसके लिए एक मैंडेटरी होता है कि कुछ सप्लीमेंट पार्ट जो कि आज के लेक्चर में हमें कवर करने हैं, जैसे कि करंट डिवीजन क्या होता है, वोल्टेज डिवीजन क्या होता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ये चीज़ें आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे, जो कि आपके यूनिट 2 में एज ए सिलेबस नहीं दिया गया, लेकिन ये हमें काम में आती हैं। ठीक है, अभी तक जो लेक्चर मैंने सेकंड यूनिट का अपलोड किया है वो 2.1 एंड 2.2 टॉपिक का कर दिया है, जिसमें हमने ब्रांच, नोड, मैश, लूप एंड ट्री को डिस्कस किए हैं। KCL और KVL नियम्स को डिस्कस किया है। ठीक है, इसके अलावा एक मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस का लेक्चर मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ मैश, नोड, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का बेसिक आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, इसलिए मैं मैश के फिर से नए लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दोनों के। ठीक है, उससे पहले जो आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए जान लीजिए कि आप लोगों को करंट और वोल्टेज डिवीज़न सिखाएंगे शुरू में, फिर हम KCL और KVL के बेसिक्स को फिर से कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या करंट डिवीज़न लॉ। देखिए, करंट जो धारा होती है ना, किसी भी सर्किट में धारा हमेशा सीरीज में बहती है। अगर आप लोग अपने घरों का एग्जाम्पल लीजिए, या फिर एक नॉर्मली ऐसे कंसिडर करके चलिए कि आपके पास एक वायर है, तो एक वायर में एक टिप से लेकर दूसरी टिप तक करंट फ्लो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को करंट बोलते हैं, धारा बोलते हैं, तो वो करंट फ्लो होता है। अगर हम उसी वायर के किसी एक कनेक्शन पे 2 अलग अलग वायर निकाल देते हैं, तो वही करंट 2 भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे आप घरों पे कई बार कनेक्शन करते हैं ना अपने घर में, कि आपने एक ही वायर में कच्चा कनेक्शन कर दिया है, वहीं से एक दूसरा वायर जोड़ दिया है, तो जो करंट आ रहा था वो करंट आगे जाकर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक होता था KCL का, किरचॉफ करंट लॉ, कि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट आगे जाना चाहिए। ठीक है, यानी किसी भी नोड पे कभी भी करंट इकट्ठा नहीं होता है। अगर करंट 5 एम्पेयर करंट आ रहा है तो 5 एम्पेयर करंट इस सर्किट में आगे जाना चाहिए, चाहे वो एक लाइन है, अगर सिंगल है तो उसी में जाएगा। अगर आपने वहाँ से 2 लाइन्स निकाल दी तो दोनों में डिवाइड होगा। अब जो हम पढ़ेंगे ना धारा विभाजन नियम, उसमें हमें ये पढ़ना है कि जो करंट है अगर वो आके 2 भागों में विभाजित हो रहा है, तो कितना करंट किस ब्रांच में जा रहा है, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं धारा विभाजन नियम या करंट डिवीज़न लॉ, करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, दैट बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, अब देखिए, ये एक डायग्राम दिया गया है, आप लोगों के साथ दिख रहा होगा। जब प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हों तो धारा विभाजन नियम का उपयोग करते हैं, दैट इज़ नियम। ठीक है, तो धारा विभाजन नियम देखिए क्या होता है। ये 2 रेसिस्टेंस लगे हैं, एक R1 रेसिस्टेंस, एक R2 है। आने वाला करंट I है। अगर एक ही लाइन होती तो सेम करंट बहता रहता है, लेकिन इस नोड पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट आगे जाना चाहिए, यानी I जो आ रहा है I बराबर I1 प्लस I2 होगा। ठीक है, अब I1 का मान कितना है और I2 का मान कितना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए, I1 जो जा रहा है वो R1 रेसिस्टेंस में जा रहा है, I2 जा रहा है वो R2 रेसिस्टेंस में जा रहा है। ये प्रतिरोध I1 और I2 धारा है। ठीक है, मैं बार बार हिंदी में नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप लोगों को हैबिट डालनी है कि आप लोग इंग्लिश में ही लर्न करें। अब देखिए, किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज होता है ना पैरेलल में, ये देखिए समांतर में वोल्टेज सेम होता है। जैसे यहाँ वोल्टेज है I1 इंटू R1, यहाँ वोल्टेज है I2 इंटू R2। ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ लिया है। विभव क्या होता है, धारा गुणा में प्रतिरोध। तो यहाँ का विभव कितना है, V1 मान लीजिए, V1 बराबर I1 गुणा R1। यहाँ का V2 बराबर I2 इंटू R2। ये विभव
इस ब्रांच का विभव और इस ब्रांच का विभव, क्योंकि तीनों समांतर में हैं, तो समांतर में है तो विभव सेम रहेगा, इसलिए V बराबर I1 इंटू R1 बराबर I2 इंटू R2 लिखा है, ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम में विभव का मान सेम रहता है, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए इसी सर्किट में अगर हम I का मान निकालना चाहें तो करंट कितना होगा, 2 रेसिस्टेंस, अगर आप लोग बेसिक सर्किट आप लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये 2 प्रतिरोध हैं, तो पहले 2 प्रतिरोध किस में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, इन दोनों के गुणा अपोन में दोनों के जोड़ के बराबर। समांतर में आप लोगों को पता है ना प्रतिरोध को कैसे सोल्व करते हैं, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 गुणा R2, R1 बटा में R1 प्लस R2, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो हमारा नया सर्किट बनेगा, उसमें एक वोल्टेज रहेगा, एक करंट रहेगा और एक रेसिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू में R इक्विवेलेंट, या फिर I बराबर V अपोन में R इक्विवेलेंट, इस तरीके से लिखेंगे, V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट का मान क्या है, R1 गुणा R2 अपन R1 प्लस R2, पैरेलल में रेसिस्टेंस है तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 से अगर हम देखते हैं यहाँ से I1 का मान क्या होगा, V बटा में R1, I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R1, V क्या है, ये है, इसमें R1 का भाग देंगे तो R1 से R1 कैंसिल, क्या बचेगा, I इंटू में R2 अपन R1 प्लस R2, आगे समझ में, ये हमारा हो गया I1 करंट का मान। सिमिलरली अगर हम यहाँ से I2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा V बटा में R2, V में R2 का भाग दे दीजिए, तो ये तो हमारा V है, इसमें R2 का भाग देंगे तो R2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, I इंटू R1 अपन R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा हमारे I2 का मान। तो इस तरीके से हमने I1 और I2 निकाल लिया। अब देखिए I1 क्या है, I1 बराबर I गुणा में R2 अपन R1 प्लस R2, I1 बराबर जितना करंट आ रहा है वो गुणा में ये रेसिस्टेंस बटा में दोनों का जोड़, ये हमारा एक क्या कहते हैं डेरिवेशन हो गया, एक फिक्स फॉर्मूला हो गया जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिस रेसिस्टेंस में हमें करंट का मान निकालना है ना, जब समांतर में जुड़े हों, तो जिसमें करंट का मान निकालना है उसको छोड़ के जो बचा हुआ रेसिस्टेंस है वो बटे में दोनों का जोड़ गुणा में जितना करंट आ रहा है, ठीक है। ऐसे अगर हम I2 लिखेंगे तो I2 क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको ऊपर लिखिए, R1 बटा में R1 और R2 का जोड़ गुणा में जितना करंट आ रहा है जो डिवाइड होगा गुणा में I, ठीक है। ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हो गए। तो ये देखिए क्या लिखा है कंक्लूजन, कि किसी भी शाखा में धारा का मान क्या होगा, कुल धारा यानी जितनी धारा आ रही है गुणा में विपरीत शाखा का प्रतिरोध बटा में कुल प्रतिरोध, कुल धारा गुणा में विपरीत शाखा का प्रतिरोध। जैसे अगर ये माने तो अगर इसमें हमें धारा निकालनी है तो कुल धारा ये गुणा में विपरीत शाखा का प्रतिरोध गुणा में R2 बटे में दोनों का जोड़, दोनों प्रतिरोध का जोड़, तो R1 प्लस R2, ये हमारा हो गया करंट डिवीजन रूल, ठीक है। अब इसी को मैंने फिर से एक्सप्लेन किया है, ये मैंने आप लोगों को क्लास में जो हमने ई क्लास ली थी उसमें एक बार मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स नहीं प्रेजेंट थे, इसीलिए मुझे इसका लेक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ी कि ताकि आप लोगों को मिस नहीं हो जो किसी वजह से नहीं अटेंड कर पाए हैं क्लास, ठीक है। ये हमने एक सर्किट दिया है, सेम सर्किट है, I2 और R2 रेसिस्टेंस में I2 है, R1 रेसिस्टेंस में I1 है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, I बराबर क्या होता है, I1 क्या हो जाएगा V अपन R1 और I2 क्या हो जाएगा V अपन R2, जैसे उसमें लिखा था, और टोटल करंट क्या हो जाएगा V अपन में R इक्विवेलेंट, यहाँ से हमने R इक्विवेलेंट माना, 1 अपन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपन R1 1 अपन R2, ये होता है पैरेलल में रेसिस्टेंस का मान, इस तरीके से लिख दिया, सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये वैल्यूज़ निकाली, I1 बराबर हो जाता है R2 अपन R1 प्लस R2 गुणा में टोटल करंट, और I2 क्या होगा I गुणा में R1 अपन R1 प्लस R2। जब I1 निकालते हैं तो R2 रेसिस्टेंस को ऊपर लिखते हैं, जब I2 निकालते हैं तो R1 रेसिस्टेंस को ऊपर निकलते हैं, भाग दोनों में दोनों के जोड़ का दिया जाता है, ठीक है। ये देखिए एक न्यूमेरिकल है, इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जैसे 4 ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए, ये 4 ओम प्रतिरोध, इसमें धारा का मान ज्ञात करना है, यानी हमें इस करंट की वैल्यू निकालनी है, कुछ भी करंट मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, I1 मान लीजिए, I डैश मान लीजिए, जो भी आप मानना चाहते हो, ये करंट का मान निकालना है। तो देखिए टोटल करंट कितना आ रहा है, 12 एम्पेयर आ रहा है, यहाँ पे कुछ यहाँ चला जाएगा और कुछ यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो 3 ओम को कंसिडर मत करना, क्योंकि सीरीज में चाहे यहाँ पे कितने ही रेसिस्टेंस कनेक्ट हो, 12 एम्पेयर है तो ये 12 एम्पेयर ही बहता रहेगा, एक सीरीज में कभी भी धारा बदलेगी नहीं, इसलिए इस 3 ओम का कोई मतलब नहीं है।
इसमें से भी 12 एम्पेयर इस नोड पे यहाँ जो पहुँच रहा है ना वो ये 12 एम्पेयर पहुँचेगा, कुछ यहाँ जाएगा और कुछ यहाँ जाएगा। अब ये कितना है वो कैसे पता करेंगे, I2 बराबर अपोजिट रेसिस्टेंस कौन सा है, ये दोनों पैरेलल में, एक ये और एक ये पैरेलल में, तो 2 में इन दोनों का जोड़ 2/6 गुणा में जितना करंट आ रहा है, तो 2/6 गुणा में 12, तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसमें 4 एम्पेयर। अगर 12 में से 4 एम्पेयर यहाँ जा रहा है तो बचा हुआ 8 एम्पेयर किधर आ रहा है, इसमें आ रहा है। वैसे भी नॉर्मल सी बात है, रेसिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा, रेसिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, ठीक है। ये हमारा हो गया करंट डिवीजन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल या वोल्टेज डिवीजन नियम, विभव विभाजन का नियम। विभव देखो वोल्टेज होता है ना, जैसे करंट सीरीज में करंट सेम रहता है, एक वायर में हमेशा सेम करंट फ्लो होएगा, जैसे ही कोई दूसरा वायर कनेक्ट होगा तो वो विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही वोल्टेज में क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में वोल्टेज सेम रहता है, यानी अगर पैरेलल में रखी तो सेम रहता है, लेकिन अगर हमने 2 रेसिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया तो दोनों में उनके मान के अकॉर्डिंग जो रेसिस्टेंस का मान होगा ना उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप बनेगी। ओम्स लॉ क्या कहता है, V बराबर I इंटू आर। जैसे अगर यहाँ पे I करंट आ रहा है, रेसिस्टेंस 5 ओम है, तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगी वोल्टेज की होगी 5 इंटू I मान लीजिए 2 एम्पेयर है तो यहाँ 10 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, 2 गुणा में 5। अगर ये है 10 ओम ऑलरेडी तो 2 गुणा में 10, यहाँ 20 वोल्ट ड्रॉप होएगा। यानी सीरीज में वोल्टेज अलग अलग रहता है। जो हमने पढ़ा है ना KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो क्या कहता है कि किसी भी मैश में टोटल वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। तो मैश में क्यों होता है, क्योंकि मैश में रेसिस्टेंस होते हैं ना वो सीरीज में लगे होते हैं, तो जितना वोल्टेज ये है उसमें से कुछ वोल्टेज यहाँ चला गया और कुछ वोल्टेज यहाँ चला गया। अगर यहाँ पे हमारे पास 20 वोल्ट है तो 20 में हो सकता है 10 वोल्ट यहाँ हो, 10 वोल्ट यहाँ हो, फिर हो सकता है 5 वोल्ट यहाँ हो, 15 वोल्ट यहाँ हो, तो ये 20 वोल्ट है ना, ये सीरीज में डिवाइड हो गया दोनों रेसिस्टेंस में। अगर पैरेलल में होते तो 20 का ये भी 20 और इसके ऊपर एक और ब्रांच होती है उसमें भी 20, यानी पैरेलल में समांतर में वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन अगर सीरीज में हम लगा देते हैं 2 रेसिस्टेंस को 3 को तो उनमें वोल्टेज बदलता है, उनके मान के हिसाब से, रेसिस्टेंस के मान के अकॉर्डिंग वोल्टेज की वैल्यू होती है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि जब सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में एक विभव स्रोत के साथ लगे हों तो उनमें से हर एक प्रतिरोध पर विभव घात इस प्रकार से प्रयोग होगा कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है लेकिन वोल्टेज इस प्रकार होता है। मैं फिर से वही बता रही हूँ, श्रेणी क्रम में सीरीज में करंट सेम रहता है, एक चाहे रेसिस्टेंस यहाँ 5 ओम हो, चाहे 10 ओम हो, चाहे ये 15 ओम हो, अगर ये 2 एम्पेयर है तो हमेशा 2 एम्पेयर ही बहता रहेगा। इस 2 एम्पेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप बनेगी, जो भी R1 का मान होगा IR1 होगी, इसकी वोल्टेज ड्रॉप IR2 होगी, यानी दोनों की वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगी, वोल्टेज अलग अलग होगा, विभव अलग अलग होगा दोनों का, ठीक है। तो सीरीज में विभव अलग अलग होता है लेकिन करंट सेम रहता है, और पैरेलल में क्या होता है, विभव सेम रहता है, करंट डिवाइड हो जाता है, पैरेलल लाइन आते ही करंट भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। V बराबर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे V1 बराबर क्या होगा, जितना करंट आ रहा है गुणा में उसका प्रतिरोध, तो V1 बराबर हो जाएगा I इंटू R1, आ गया समझ में। ऐसे ही V2 बराबर क्या होगा, I इंटू R2, ठीक है। और टोटल रेसिस्टेंस क्या है, R1 प्लस R2, सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 जुड़ता है सीधा, तो यहाँ से करंट का मान क्या हो जाएगा, I बराबर वोल्टेज बटा में रेसिस्टेंस, धारा यही तो होती है किसी भी सर्किट में, धारा का मान क्या होगा, विभव बटा में उसका पूरा प्रतिरोध, पूर्ण प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध यहाँ पे R1 प्लस R2 है, वोल्टेज V है, तो धारा बराबर क्या होगी, V अपॉन में R1 प्लस R2। तो यहाँ से V1 लिख लीजिए, I की वैल्यू लिख लीजिए, तो ये I की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा V1 बराबर हो जाएगा V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, और V2 बराबर हो जाएगा V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यानी जब हम विभव विभाजन नियम पढ़ते हैं तो करंट से जस्ट अपोजिट होता है। अगर हमें V1 निकालना है तो इसी रेसिस्टेंस को, ये रेसिस्टेंस बटा में दोनों रेसिस्टेंस गुणा में जितना टोटल वोल्टेज है, ऐसे अगर इसका विभव निकालना है तो ये रेसिस्टेंस बटा में दोनों का जोड़ गुणा में जितना टोटल वोल्टेज है। करंट में क्या होता था, पैरेलल में होते थे, जिसके अंदर धारा निकालने उसके अपोजिट वाले को ऊपर लिखो, फिर दोनों के जोड़ से डिवाइड करो और गुणा में जितना करंट आ रहा है उससे गुणा करो, ठीक है। ये हमारा हो गया V2। V2 के लिए क्या हो गया, V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी जिस रेसिस्टेंस का विभव निकालना है उसी को ऊपर किससे भाग किससे देना है, कुल प्रतिरोध से, और गुणा किससे करना है, कुल विभव से।
तो एक बेसिक हमारा कंक्लूजन निकल के आया, एक फॉर्मूला निकल के आया है कि प्रतिरोध पर विभव का मान क्या होगा, किसी भी प्रतिरोध पर विभव का मान बराबर कुल विभव गुणा में प्रतिरोध जिसका विभव ज्ञात करना है बटा में कुल प्रतिरोध। ठीक है, ये हमारा हो गया वोल्टेज डिवीजन रूल। इन दोनों में से आप लोगों को एक बताना चाहूँगी कि करंट डिवीजन रूल हमारे ज़्यादा यूज़ में आता है, क्योंकि हम आगे जब पढ़ेंगे तो आप लोग डिपेंड करता है वैसे तो स्टूडेंट पे, पर नोडल एनालिसिस कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ में आता है कंपैरेटिव टू मैश एनालिसिस। ठीक है, तो हम जब नोडल करते हैं तो नोडल का मतलब हम करंट से डील करते हैं, KCL लगाते हैं तो KCL लगाते हैं तो इसका मतलब करंट डिवीजन ज़्यादा यूज़ में आएगा, इसलिए करंट डिवीजन ज़्यादा यूज़ में आता है। आप लोगों को दोनों के फॉर्मूलेज याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कि 3 ओम प्रतिरोध में विभव का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विभव का मान क्या होगा, ये विभव गुणा में ये रेसिस्टेंस बटा में टोटल रेसिस्टेंस, तो VB बराबर 3/8 गुणा में 16, 3/8 गुणा में 16, 6 वोल्ट। तो अगर 6 वोल्ट यहाँ है तो बचा हुआ 10 वोल्ट यहाँ है, टोटल 16 है ना, तो 6 वोल्ट यहाँ और 10 वोल्ट यहाँ। ज़्यादा रेसिस्टेंस उसका ज़्यादा वोल्टेज, कम रेसिस्टेंस का कम वोल्टेज। करंट में उल्टा होता है, रेसिस्टेंस का मान ज़्यादा तो करंट कम, रेसिस्टेंस का मान कम तो करंट ज़्यादा। ठीक है, ये हमारे हो गए KCL एंड करंट डिवीजन एंड वोल्टेज डिवीजन रूल। नाउ हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस को हम लोग किस तरीके से कॉम्बिनेशन करते हैं। एक तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में हम सीधा जोड़ देते हैं R1 R2 R3, और अगर हम समांतर क्रम में लगा, देखो ये आप लोगों को बार बार समझाने की चीज़ नहीं है, आप लोग शायद 12th में पढ़ के आए या फिर जो फर्स्ट ईयर से हैं वो फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए। अगर इस तरीके से रेसिस्टेंस लगे तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, R1 + R2 + R3 + R4। ये इसका डेरिवेशन बता रखा है, क्योंकि V1 बराबर I1 R1 होता है, V2 बराबर I × R2, V3 बराबर I × R3 एंड V4 बराबर I × R4। टोटल वोल्टेज क्या होगा, ये चारों का जोड़, इसलिए I कॉमन लेंगे तो R1 + R2 + R3 + R4, ये इक्विवेलेंट बचेगा। ठीक है, तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, चारों का जोड़। ऐसे ही अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेलल में क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 का जोड़। ठीक है, ये किससे निकल के आता है, ये करंट डिवीजन से निकल के आता है कि टोटल I करंट आ रहा है ना, वो I1 + I2 + I3 के बराबर है। अब यहाँ से I1 क्या होगा, ये वोल्टेज अपन ये रेसिस्टेंस, I2 क्या होगा, ये वोल्टेज अपन में ये रेसिस्टेंस, I3 क्या होगा, वोल्टेज अपन में रेसिस्टेंस। इस तरीके से ये निकल के आएगा V/R इक्विवेलेंट बराबर V/R1 V/R2 V/R3। तो R इक्विवेलेंट का मान क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये आता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम यहाँ पे हम नहीं जाया करेंगे। नेक्स्ट हमारा है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट यूनिट में मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को पढ़ा दिया है, लेकिन फिर से रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन में आ रहे हैं तो आप लोगों को ये बहुत यूज़ में आता है बार बार, इसलिए मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज करा रही हूँ कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। किसी भी वोल्टेज सोर्स के साथ हम हमेशा सीरीज में रेसिस्टेंस लगाते हैं। याद रखिए, वोल्टेज के साथ सीरीज में रेसिस्टेंस प्रेजेंट होना चाहिए, ये इसका आंतरिक प्रतिबाधा बोलते हैं इसकी। ऐसे ही करंट के साथ पैरेलल में रेसिस्टेंस होता है जिसको इसकी आंतरिक प्रतिबाधा बोलते हैं, क्योंकि सीरीज में अगर इसके साथ रेसिस्टेंस लगा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई करंट आई रहेगा, इसलिए इसका रेसिस्टेंस हमेशा पैरेलल में होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं। ये मैंने फर्स्ट यूनिट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्यों हम पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो जाएगा, या फिर इसको मैक्सिमम करंट का मतलब ओपन सर्किट, मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब शॉर्ट सर्किट, ज़ीरो वोल्टेज का मतलब शॉर्ट सर्किट। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की हैं, इसलिए फर्स्ट यूनिट के लेक्चर्स को आप ज़रूर देखें। अब देखिए, जो हमें मेन यहाँ पे पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि हम वोल्टेज सोर्स को करंट में बदल सकते हैं और करंट सोर्स को हम वोल्टेज में बदल सकते हैं। तो वोल्टेज के साथ ध्यान रखिए हमेशा सीरीज में रेसिस्टेंस आना चाहिए। तो यहाँ से करंट का मान क्या हो जाएगा, I बराबर V/R। तो हम इसको एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स में बदल देंगे, डायरेक्शन जो पॉजिटिव वाली है ना, जहाँ पे पॉजिटिव साइन है बैटरी का, उस तरफ इसका अपवर्ड डायरेक्शन रहेगा। करंट का मान क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज अपन में ये रेसिस्टेंस, तो I बराबर V/R। और जो ये रेसिस्टेंस था अब वो पैरेलल में लग जाएगा, क्योंकि आइडियल कॉम्बिनेशन किसी भी करंट सोर्स का ऐसा होता है और वोल्टेज सोर्स का इस तरीके से होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक विभव स्रोत के श्रेणी क्रम में लगे उसके आंतरिक प्रतिरोध को एक धारा स्रोत के समांतर में लगे आंतरिक प्रतिरोध में बदल सकते हैं या दिखा सकते हैं। इसे वोल्टेज टू करंट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ये हो गया वोल्टेज टू करंट ट्रांसफॉर्मेशन।
ऐसे ही अगर करंट टू वोल्टेज करना है तो देखो ये करंट सोर्स है, इसका आंतरिक रेसिस्टेंस आर है, तो अगर इसको वोल्टेज में बदलेंगे तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, आई इंटू आर, ये हो गया आई इंटू आर। और अब रेसिस्टेंस किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। डायरेक्शन ध्यान रखना, अपवार्ड जहाँ डायरेक्शन है वो प्लस का साइन बनता है और जो टेल होती है वो माइनस का साइन बनता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल एक कि दिए 15 ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। 15 ओम प्रतिरोध ये रहा, इसमें धारा का मान ज्ञात करना है। आप इस क्वेश्चन को आप कोई बहुत सारे तरीके हमारे पास सोल्व करने के इसी क्वेश्चन को, लेकिन इन्होंने यहाँ लिखा है स्रोत रूपांतरण नियम से हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाना है। कई बार डायरेक्ट दे देते हैं कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से ही आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है, ठीक है। आई होप आप लोग कैच कर पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। तो ये हमारा एक सर्किट दिया गया 18 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है जिसके साथ 6 ओम का सीरीज रेसिस्टेंस लगा है। अब देखिए वोल्टेज के साथ सीरीज में रेसिस्टेंस लगा, इसको हम बदल सकते हैं इस तरीके से, वोल्टेज के साथ सीरीज में रेसिस्टेंस उसको हम करंट बना सकते हैं और उसी रेसिस्टेंस को हम पैरेलल में बना देंगे। तो यहाँ से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए वोल्टेज को हमें करंट सोर्स में बदलना है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, तो देखो इसको करंट में बनाना है तो टोटल करंट कितना बनेगा, V बटा में R, तो 18/6 यानी 3 एम्पेयर का हमारा एक करंट सोर्स बन सकता है। इस 6 को हम पैरेलल में लगा देंगे 3 के साथ, तो हमारा नया सर्किट ऐसा बन जाएगा। सॉरी ये देखिए 3 एम्पेयर का ये सोर्स बन गया। ये लाइन गलती से ड्रॉ हो गई, आप इस पे मत जाना हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और जो वोल्टेज था ना, वोल्टेज के साथ सीरीज में जो 6 ओम था, अब वो किसके साथ आ गया, ये 3 एम्पेयर करंट बन गया, इसके साथ ये पैरेलल में आ गया। अब ये 6 और 6 पैरेलल में समांतर में है, तो टोटल क्या होगा 1/6 प्लस 1/6 यानी 6 गुणा 6/6 प्लस 6 आधा हो जाता है। वैसे भी पैरेलल में रेसिस्टेंस सेम होना तो आधे कर देते हैं डायरेक्ट, 6 गुणा 6/6 प्लस 6 ये हो जाएगा 3 ओम। तो अब हमारा नया सर्किट ये हो जाएगा, ये तो 3 एम्पेयर, ये यहाँ पे 3 ओम और ये यहाँ पे 15 ओम, इस तरीके का नया सर्किट बनेगा। आप लोग ड्रॉ करते रहें साथ साथ, 3 एम्पेयर, ये कंप्लीट को एक लाइन बनाना इस तरीके से 3 ओम और ये 15 ओम। तो अब देखिए अब जो हमारा नया सर्किट बना उसमें 3 एम्पेयर के साथ पैरेलल में 3 ओम रेसिस्टेंस लगे हैं। तो अब हमारा क्या है, ये करंट सोर्स है, ये पैरेलल में इंटरनल रेसिस्टेंस। अब इसको हम फिर से वोल्टेज में बदल देंगे। तो वोल्टेज में बदलने के लिए करंट गुणा में रेसिस्टेंस, तो 3 गुणा में जो 3 ओम बनाए ना इन दोनों से मिला के, तो 3 गुणा में 3, इसलिए 9 वोल्ट तो वोल्टेज सोर्स बन जाएगा। और जो ये 3 है अब ये सीरीज में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा नया डायग्राम बन जाएगा। 9 वोल्ट, डायरेक्शन ध्यान रखना, जहाँ हेड है वहाँ पे प्लस का साइन, जहाँ टेल है इसकी पूंछ है ना तीर की, वहाँ माइनस का साइन, ठीक है। ये 3 ओम जो इससे बना ना 6 और 6 के पैरेलल से 3 बन जाएगा इक्विवेलेंट, वो 3 ओम अब किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो टोटल अब क्या हो गया 15 और 3 18, 18 तो हमारा रेसिस्टेंस हो गया, 9 हमारा वोल्टेज हो गया, करंट क्या हो जाएगा 9/18 1/2 एम्पेयर। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से सोल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है किरचॉफ के नियम। ये आप लोगों को मैं इस पे अलग से लेक्चर बना के समझा चुकी हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ रिवाइज करने वाली हूँ कि कौन से नियम है। 2 हमारे पास गोस्ट और रॉबर्ट किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे 1842 में, धारा का नियम और वोल्टेज का नियम। धारा का नियम क्या होता है, किसी भी नोड पे लगाते हैं कि आने वाला करंट, जितना करंट आ रहा है ना उतना ही करंट उस पॉइंट से बाहर जाना चाहिए। यानी किसी भी बिंदु पर जो धारा का बीजीय योग है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे I1 करंट आ रहा है तो I1 और I3 आ रहे हैं, तो I1 प्लस I3 बराबर I2 प्लस I4 ये होना चाहिए। आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। यानी कभी भी नोड के ऊपर करंट इकट्ठा नहीं होता। अगर 5 एम्पेयर करंट सप्लाई में आ रहा है तो वो आप 5 एम्पेयर आगे जाना चाहिए, एक पॉइंट पे आके ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए KCL को यूज़ करके हम क्या करते हैं, नोडल एनालिसिस लगाते हैं, ठीक है। इस लेक्चर से नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो होगा मैश एनालिसिस पे, और उससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस पे। नोडल एनालिसिस एक तरीका है जिससे हम सर्किट के अंदर धारा या वोल्टेज निकालते हैं, सोल्व करते हैं। नोडल एनालिसिस के नियम देखिए क्या क्या होते हैं, ये स्टेप्स हैं नोडल एनालिसिस लगाने की। ये धारा के नियम पर निर्भर करता है, ठीक है, कि किसी भी सबसे पहले परिपथ में नोड पता करेंगे। नोड आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ क्या होती है, नोड का पता करेंगे और उनको नाम देंगे वोल्टेज V1 V2 V3 Vn, ठीक है। फिर किसी भी एक जोड़ के आधार पर विभव 0 मान लेंगे। यानी पहले सारी नोड पता करेंगे, सभी नोड्स को वोल्टेज देंगे और उनमें से एक नोड को हम 0 मानेंगे, ग्राउंड मानेंगे, और फिर सभी नोड्स पे हम KCL लगाएंगे, ठीक है। और KCL के जो समीकरण मिलेंगे उनको हम सोल्व कर लेंगे क्रेमर रूल से या डायरेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है कि किसी भी लूप में, किसी भी बंद परिपथ, चाहे वो लूप हो चाहे वो मैश हो, टोटल वोल्टेज का सम क्या होता है, एल्जेब्रिक सम क्या होता है, ज़ीरो होता है। यानी जितना हमारा वोल्टेज सप्लाई है, जितना हमारी वोल्टेज ड्रॉप है, दोनों का सम क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अगर आप लोगों को इससे नेक्स्ट लेक्चर देखो ना, उसमें ये इक्वेशन आप लोगों को बहुत काम आएगी। ये ईएमएफ मतलब वोल्टेज सप्लाई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये आईआर मतलब वोल्टेज ड्रॉप, जो हमारा करंट के डायरेक्शन मानेंगे और रेसिस्टेंस से गुणा करेंगे वो। तो दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, एल्जेब्रिक सम है, ये ध्यान रखना। डायरेक्शन के ऊपर निर्भर करता है कि प्लस का डायरेक्शन है या माइनस का डायरेक्शन है, वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। केवीएल के ऊपर हमारा निर्भर करता है मैश एनालिसिस, जो कि इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना दिया है, वो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। मैश एनालिसिस कैसे लगाएंगे किसी भी सर्किट में, क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम मैश का पता करेंगे, लूप का पता करेंगे, उस लूप में हम करंट की दिशा को निश्चित करेंगे, वो दिशा निश्चित करने के बाद हम वोल्टेज के समीकरण लिखेंगे और उन समीकरणों को फिर हम हल करेंगे। ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं हम मैश एनालिसिस में। चाहे मैश एनालिसिस यूज़ करें, चाहे नोडल एनालिसिस यूज़ करें, एक सर्किट में वोल्टेज और करंट जो भी पूछा है उसका मान हमेशा सेम रहेगा। चाहे किसी भी मेथड से करो, कभी भी वोल्टेज या करंट का मान बदलेगा नहीं। चाहे वो करंट डिवीजन से करो, वोल्टेज डिवीजन से करो, मैश, नोडल, जिस भी मेथड से आप करो कर सकते हो, लेकिन आंसर हमेशा सेम रहना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों के लिए फिलअप लेक्चर बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिए। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता, आप लोग मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। हैव ए वंडरफुल डे।